बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान पर। लेकर हाजिर हैं हम आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसमें हम कृषि जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं अपने 3 सेगमेंट के जरिए। और ये 3 सेगमेंट है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट की और देखते हैं विज्ञान और किसान। दिल्ली के कृषि भवन में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के क्षेत्रीय समिति 1 की 26वीं बैठक का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में प्राकृतिक कृषि पद्धति के साथ साथ एकीकृत कृषि के प्रोत्साहन पर भी जोर दिया गया। आइए देखते हैं इसी बैठक पर ये खास रिपोर्ट। क्षेत्रीय समिति 1 में शामिल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके हैं। लेकिन पहाड़ी होते हुए भी इनकी जलवायु समृद्ध है, जो औषधीय पौधों, सगंधीय खेती और केसर के अलावा महंगे और उन्नत फलों की खेती के अनुकूल है। बैठक को संबोधित करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए जैविक और प्राकृतिक कृषि पद्धति के साथ साथ एकीकृत कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने फसल बीमा योजना के फायदों का जिक्र करते हुए किसानों से किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ के गठन का भी आग्रह किया। साथ ही गांव-गांव में सभी किसानों के लिए कृषि से संबंधित बुनियादी ढांचे और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर जोर दिया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी के मुताबिक देश को आत्मनिर्भर बनाने में किसानों की समृद्धि कारगर साबित होगी। उन्होंने कहा कि कृषि विकास के लिए जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से निजात पाना और राज्य सरकारों का सहयोग हासिल करना जरूरी है। राज्य मंत्री ने युवाओं के लिए कृषि में रोजगार के अवसर पैदा करने की बात की और कहा कि किसानों को उचित मूल्य, बेहतरीन बीज और बाजार तक उनकी पहुंच को मजबूत बनाने की जरूरत है। आने वाले समय में किसानों के लिए नई टेक्नोलॉजी का बीज कैसे हो और नई तकनीकी के माध्यम से किसान अपने उत्पादन को बढ़ाए और उसको मार्केट कैसे मिले, और जिसमें प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि 2022 तक किसान को इनकम डबल करना है, तो इसको लेकर ये बैठक रखी गई है। और जिसके अंदर आईसीआर नए जो रिसर्च करते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी जो 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा हुई है, तो इसमें भी हम अपने किसानों को अधिक से अधिक कैसे लाभ दे सकें, इसके ऊपर भी होगा। और हॉर्टिकल्चर है, फिशरीज़ है, पशुपालन, डेयरी, इन सभी का नए रिसर्च करके और अधिक से अधिक किसानों को लाभ देगी और आने वाले समय में इसका किसानों को लाभ मिले। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो 1 लाख करोड़ के प्रधानमंत्री जी ने इस कोविड की महामारी के बीच में घोषणा की है, इससे आने वाले टाइम के अंदर किसान को अपने स्वयं के खेत के अंदर वो प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर अपने उत्पादन की रेट को तय कर सकता है। जहाँ तक आज तक किसानों की रेट किसान तय करता नहीं आया है, तो ये किसान अब आने वाले समय में किसान अपनी खुद की पैकिंग करके और मार्केट के अंदर किस तरह से अधिक रेट मिले और उसकी प्रोसेसिंग करके बेचेगा, इसके ऊपर ये खर्च होगा। और एग्रीकल्चर के अंदर जिस तरह से अभी बहुत मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री जी नेतृत्व में निर्णय लिए, जिसके अंदर चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक्ट के अंदर प्रावधान किया गया हो, या हमारे मंडी के अंदर किसान को पहली बार स्वतंत्र किया कि मंडी से बाहर अन्य राज्य के अंदर भी अपने उत्पादन को बेच सकता है,
तो ऐसे कई फैसले हुए हैं और 10,000 जो FPO बनेंगे वो आने वाले समय में किसान के जीवन में परिवर्तन करने वाले होंगे और एक आत्मनिर्भर भारत की जो हमारे प्रधानमंत्री जी कल्पना है तो उसके अंदर कृषि का बहुत बड़ा योगदान होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने अलग अलग क्षेत्रों में खेती से संबंधित समस्याओं और उसके समाधान के लिए हो रहे अनुसंधानों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन के साथ साथ जंगली जानवरों और चारे की समस्या भी एक चुनौती है। रीजनल कमेटी का ये बैठक हमारे रीतिमत चलते आ रहा है। 1975 से ये व्यवस्था बनाई गई और पूरे देश को 8 भाग में जब बांटा गया एग्रो क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए, ये पहला रीजन है, रीजन 1 हम बताते हैं, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख आते हैं। और विशेषता इस इलाका का ये है कि ये हिली रीजन है, पहाड़ी इलाका होने की वजह से इसका समस्या कुछ अलग है। और हम लोगों ने 2 साल पहले 2018 में जून 11-12 को हम श्रीनगर में बैठक किए थे और वो बैठक में हमारे कुल मिलाकर 54 एक्शन पॉइंट उभर कर आए। ये राज्य सरकार के साथ चर्चा करते हुए और ये 54 से 49 का हम लोगों ने एक्शन लेके एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा किए हैं और 5 एक्शन अभी बाकी है जिसके ऊपर काम चल रहा है, शोध चल रहा है और उसका समाधान 1 साल के अंदर आ जाएगा, तो जिसका समाधान हम राज्य सरकार को दे सकते हैं। और ये जो कार्यक्रम है ये हम 2 साल के बाद आज मिल रहे हैं, लेकिन इंटरिम बैठक हमारे होता है और इसका काम का जो प्रोग्रेस होता है उसका मॉनिटरिंग भी होता है और मॉनिटरिंग करते हुए उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। सो क्रियान्वयन कैसे तेज़ी से होगा उसके बारे में चर्चा करते हुए एक्शन लिया जाता है। और ये जो इलाका है जो मैं बोल रहा था पहाड़ी इलाका है, यहाँ मुख्य समस्या ये है कि बारिश होती है लेकिन बारिश का जो पानी है क्योंकि उसका संरक्षण का व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो पाया या नहीं हो पा रहा है तो पानी बह जाता है। नदियां हैं लेकिन सूखा प्रभावित इलाका है। 65 से 70% इलाका में ये इरिगेशन का व्यवस्था नहीं है। सिंचाई का व्यवस्था ना होने के कारण फसल मर जाते हैं और उसमें उत्पादकता कम होता है। और इस इलाका में जो मृत्तिका क्षय भी ज़्यादा होता है और इसका ये बहुत बड़ी समस्या है। पशुपालन में समस्या चारे के हैं, फीड ब्लॉक्स उपलब्ध कराना जरूरी है उत्पादकता बढ़ाने के लिए। इसी तरह का फलों का खेती बहुत किया जाता है इस इलाका में, लेकिन वहाँ भी हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, उत्पादकता बढ़ाना है। और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन का जो असर है, जो इफ़ेक्ट है, नेगेटिव इफ़ेक्ट है फल की खेती के ऊपर, उसके ऊपर हमारा जो शोध करते हैं उसका फ़ायदा किससे किसान को पहुंचेगा, राज्य सरकार के साथ चर्चा करते हुए उसका समाधान ढूंढते हैं। ये हमारा कुल मिला के उद्देश्य है इस इलाका के लिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में ही बागवानी के उप महानिदेशक डॉक्टर AK सिंह ने क्षेत्रवार कृषि समस्याओं को विस्तार से बताया। यहाँ पे इन जिन क्षेत्रों के लिए बैठक बुलाई गई है उनमें जो मुख्य फसलें हैं, ज़्यादातर तो बागवानी फसलें हैं क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम इलाके हैं, पानी की कमी तो नहीं है, बरसात तो अच्छी खासी होती है मगर वहाँ पे पानी खेती के लिए उसकी उपलब्धता कम ही होती है क्योंकि पानी बह जाता है, भूमि का क्षरण होता है। इसकी वजह से किसानों को चुनौती का सामना करना पड़ता है क्योंकि ऐसी इन क्षेत्रों में आना जाना इतना आसान नहीं है मैदानी हिस्सों की तुलना में, इसलिए कृषि इनपुट्स को ही वहाँ पे पहुँचाना थोड़ा सा चैलेंज या चुनौती भरापूर्ण होता है। लेकिन फिर भी हम लोग संस्थागत तरीके से हमारा संस्थान वहाँ पे है जो कि उन क्षेत्रों की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हर तरीके, चाहे कृषि या एग्रीकल्चर विज्ञान की तकनीकियों के विकास से संबंधित हो, नई प्रजातियों का डेवलपमेंट हो, उसके लिए हमारे पास एक सेंट्रल टेम्परेट क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि श्रीनगर में स्थित है
और वहाँ पे जैसे वहाँ की फसलें हैं, एप्पल है, पीयर, पीच, प्लम, वॉलनट, चेरी, स्ट्रॉबेरी, इन सब फसलों पे काम होता है। इसके अलावा हम लोग वहाँ से जो तकनीकियाँ विकसित होती हैं वो हम लोग किसानों को अपने माध्यम से भी और दूसरे राज्यों में जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके भी माध्यम से और जो राजकीय स्तर की संस्थाएं हैं राज्य की सरकार की उनके माध्यम से हम लोग किसानों तक पहुंचते हैं और उनको एक वैज्ञानिक तरीके से एक विज्ञान निवेशित बागवानी की खेती या फसलों की खेती के लिए प्रेरित करते हैं। यही वजह है कि हमारी उत्पादकता इन फसलों में उन राज्यों से बढ़ती चली जा रही है और उम्मीद करते हैं कि अगले 2 या 3 वर्षों में हम लोग जितनी भी फसलें यहाँ जितनी भी हार्टिकल्चर या बागवानी से संबंधित उत्पादों को हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसका कंप्लीट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। आज स्थिति ये है कि हम लोग एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बागवानी की फसलों का, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हिमालय का क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है, इन 3 राज्यों से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक का, इसकी इतनी अपार सीमाएं हैं, उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं कि कैसे इस रिसोर्स को प्रयोग किया जाए, वैज्ञानिकी का निवेश किया जाए, किसानों के साथ हाथ मिलाया जाए, एक पार्टनरशिप मोड में हम जो है किसानों के साथ जितने भी अंशधारक हैं उनके साथ इसका प्रमोशन करें और इसका मूल्यवर्धन करें ताकि समुदाय को भी हमारी कंज्यूमर्स को एक अच्छी प्रकार का गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के द्वारा उत्पादित उत्पाद सही कीमत पर देश को मिले। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला के अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अलग अलग विभागों के पदाधिकारियों ने शिरकत की। साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बहुत सी पुस्तकों और प्रकाशनों का विमोचन भी किया गया। कृषि दर्शन कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट लेकर जिसका नाम है कृषि स्टार्टअप। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और अब कृषि स्टार्टअप में आइए देखते हैं एक सफल उद्यमी की कहानी। सिंचाई के अभाव में खेतों का बंजर होना कोई नई बात नहीं है। इसी समस्या का सामना किया विनायक पाटिल ने। करीब 600 एकड़ की भूमि में खेती करने वाले इस किसान की 100 एकड़ जमीन बंजर हो चुकी थी, लेकिन हालात और खराब होते इससे पहले विनायक पाटिल ने तकनीक से तालमेल बिठाया और टपक सिंचाई को अपनाया। साथ ही अपने खेतों को फिर से संवारने में जुट गए। फिर से मुस्कुराते खेतों को देखकर बाकी किसानों ने भी इस तकनीक से मित्रता की। विनायक पाटिल ने इस साधारण सी तकनीक को कंप्यूटर से जोड़कर असाधारण बना दिया। देश में ये पहला और इकलौता प्रयोग है जिसे विनायक पाटिल ने अपने साथ साथ दर्जनों किसानों के खेतों में इस्तेमाल किया है। 600 एकड़ का ये खेत अब पूरी तरह से टपक सिंचाई से सिंचित हो रहा है। इसमें एक और अहम पहलू ये है कि सिंचाई को लेकर किसी तरह के मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत नहीं, क्योंकि सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक है।
जिसमें पौधे की जरूरत के हिसाब से पानी भेजा जाता है। इससे पानी ही नहीं, फसल के लिए जरूरी उर्वरक और रसायन भी पाइप के माध्यम से दिए जाते हैं, जो कि एक कंट्रोल रूम से नियंत्रित होता है। लेकिन इस काम में भी कई चुनौतियां थी, क्योंकि इतने बड़े खेत को टपक सिंचाई के लिए नियंत्रित करना इतना आसान नहीं था। साथ ही पाइप किन पौधों को पानी दे रहा है और किन्हें नहीं दे रहा है, इसकी देखरेख किसान के लिए वाकई कठिन है। अगर देखरेख के लिए मजदूरों को लगाया जाए तो खेत की उत्पादन लागत इतनी ज्यादा हो जाएगी कि किसान को खड़ी फसल पर मुनाफे की बजाय बड़ा घाटा हो जाएगा। लेकिन विनायक ने इस परेशानी का हल निकाला और टपक सिंचाई के इस पूरे सिस्टम को कंप्यूटर से जोड़ दिया गया, जो 600 एकड़ के खेत में लगे हर पौधे की जरूरत के हिसाब से पानी पहुंचाता है। 25 साल में जो हम फ्लड इरिगेशन कर रहे थे, उसकी वजह से ये जो बंजर ज़मीन बढ़ रही थी उसको रोकने के लिए, और जो हमारा उत्पादकता था वो गन्ने का थोड़ा बहुत कम हो रहा था, तो उस दोनों जो रीज़न थे, मेन रीज़न जिससे हमारी आमदनी घट रही थी, उसके लिए हमने सोचा कि ये जो उत्पादकता है वो बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कशन करने के बाद, बहुत सारे साइंटिस्ट के साथ डिस्कशन करने के बाद सब ने हमको सुझाव दिया कि हम उसमें ड्रिप कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम जो ज़मीन बंजर हो रही है वो बच जाएगी और आपकी उत्पादक क्षमता भी बढ़ जाएगी। लेकिन हमने वो देखा कि 5 साल पहले हमने उसके बारे में थोड़ा स्टडी किया, तो हमने देखा कि जो रेगुलर ड्रिप सिस्टम है वो अकेले फार्मर का 10-20 एकड़ तक चल सकता है, लेकिन कम्युनिटी ड्रिप इरिगेशन जो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके जो सिस्टम चलाया जाता है वो कहीं दिख नहीं रहा था, कहीं नहीं है। तो हमने उसमें सोचा कि हम कम्युनिटी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम करेंगे, लेकिन उसका जो पूरा नियंत्रण है वो सारी टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम पूरा कंप्यूटर पे नियोजन करेंगे। इस पूरे सिस्टम का फायदा ये हुआ कि जिस खेत में केवल गन्ना होता था, अब वहाँ किसान केला, आम, चीकू जैसी नकदी फसलें ले रहे हैं और मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। जिन खेतों को पहले सिंचाई के लिए फ्लड सिंचाई पर निर्भर रहना पड़ता था, अब वही खेत आधे से भी कम पानी में न सिर्फ जिंदा है बल्कि अच्छी पैदावार भी दे रहे हैं। टपक सिंचाई का पूरा कॉन्सेप्ट भी इसी पर आधारित है, जिसमें किसान पानी को सही तरीके से सिर्फ फसलों तक पहुंचाता है और व्यर्थ होने वाले पानी को बचा लेता है। ये 600 एकड़ की जमीन अकेले विनायक पाटिल की नहीं है, बल्कि इसमें कई किसानों की जमीन शामिल है। लेकिन इस पूरी जमीन पर सिंचाई की पद्धति एक है, जिसे नाम दिया है श्री महादेव सहकारी पानी पुख्ता संस्था मर्यादित। इस विदेशी तकनीक को अपनाने से पहले विनायक पाटिल ने किसानों और वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इसका एक मॉडल तैयार किया और व्यय को ध्यान में रखते हुए सहकारिता का मॉडल अपनाया। विनायक पाटिल की समझ ने पूरे इलाके में बड़े बदलाव ला दिए। ये मॉडल न सिर्फ देश के किसानों के लिए बल्कि दुनिया भर के कई देशों के लिए प्रेरणा बन गया। इस मॉडल को देखने और समझने के लिए कई देशों के लोग इन खेतों तक आ रहे हैं। जो भारत भर में जो ड्रिप सिस्टम अभी चल रहे थे उस वक्त, वो सब मैन्युअली ऑपरेटेड थे, जो हाथ से चालू बंद करना पड़ता था। और वो उसी तरह का जब हम इस्तेमाल इसी प्रोजेक्ट में करते तो हमको मैन पावर बहुत ही ज़्यादा लगता और जो संस्था के लिए इकोनॉमिकल नहीं रहता। और जो एक्चुअली में जो वॉल चेंजिंग करना पड़ता है, उसके बीच में वॉल चेंज करते बीच में प्रेशर ड्रॉप होने का बहुत चांसेस रहते थे। तो हमने सोचा कि यह जो वॉल ऑपरेटिंग है वो पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिक होने चाहिए, इसलिए हमने यह वॉल पूरे ऑटोमेटिक कर दिए हैं। विनायक पाटिल का सिंचाई का ये सहकारी मॉडल आज देश की जरूरत है। कम पानी होने के बावजूद बेहतर उत्पादन लेने की इस तकनीक से देश के किसानों की समस्या का समाधान मिल गया है।
सफलता के इस सोपान के आज कई किसान भागीदार हो रहे हैं और इस मॉडल को अपना रहे हैं। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब देखते हैं हमारे अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में आज आपके लिए क्या है खास। पारंपरिक फसलों जैसे गेहूं, धान, दलहन और सब्जियों की खेती तो आप कर ही रहे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोतियों की खेती भी की जाती है? जी हाँ, आप मोती की खेती भी कर सकते हैं। मोती पालन की शुरुआत 12वीं शताब्दी में चीन में हुई थी, लेकिन समय के साथ साथ मोती की खेती बढ़ी और खूब फली फूली। इन दिनों पारंपरिक फसलों की खेती को लेकर किसानों के रुझान और दिलचस्पी में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। अब किसान पारंपरिक फसलों के साथ साथ सजावटी फूलों, फलों और मोती आदि की खेती भी करने लगे हैं। कोई भी किसान जो है सो इसको कर सकते हैं, उसको उनको थोड़ा सा जानकारी चाहिए, कैसे सर्जरी किया जाता है, कैसे खाना दिया जाता है, कैसे उसको रखते हैं, कैसे बैग में बांधते हैं। मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो सीप से पैदा होता है। प्राकृतिक रूप से एक मोती का निर्माण तब होता है जब कोई बाहरी कण जैसे रेत, कीट आदि किसी सीप के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और सीप उन्हें बाहर नहीं निकाल पाता और उसके ऊपर चमकदार परतें जमा होती जाती हैं। इसी आसान तरीके को मोती उत्पादन में उपयोग किया जाता है। पहले मोती सिर्फ समुद्र से ही मिलते थे, लेकिन अब इन्हें कृत्रिम रूप से झील, तालाब और नदी आदि में मोती की खेती करके भी बनाया जाने लगा है। किसान मोती का एकल और बहुपालन कर सकते हैं, यानी तालाब में सिर्फ मोती पालन या मोती के साथ साथ मछली पालन भी कर सकते हैं। मोती की खेती के लिए ट्रेनिंग लेने के बाद मोती पालन में प्रति एकड़ 3 से 4 लाख रुपए सालाना की कमाई की जा सकती है। हालांकि मोती की खेती में शुरुआती स्तर पर थोड़ा धैर्य रखने की भी जरूरत होती है, लेकिन धीरे धीरे मुनाफा होने लगता है। 1 एकड़ का एक तालाब चाहिए और जब आप शुरू करेंगे, प्रशिक्षण लेने के पश्चात जब आप शुरू करेंगे तो आपको इसको समझने के लिए 1 साल लग जाएगा
और एक साल में आपको बहुत सा वो कैसे सीप का आपके राज्य में उस आपके तालाब में, चूंकि मोती पालन के लिए पानी और मिट्टी का भी जरूरत होता है, तो उसके अनुसार आपको एक साल समझने में लग जाएगा कि आपका सीप कैसे बिहेव कर रहा है मोती डालने के लिए। जिस राज्य में मीठा जल उपलब्ध है वहाँ मोती की खेती की जा सकती है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल में मीठे पानी में मोती की खेती की जा सकती है। मोती की खेती के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10 गुणा 10 फुट या बड़े आकार के तालाब में मोतियों की खेती की जा सकती है। मोती संवर्धन के लिए 0.4 हेक्टेयर जैसे छोटे तालाब में अधिकतम 25,000 सीप से मोती पैदा किए जा सकते हैं। मोती की खेती शुरू करने के लिए किसान को पहले तालाब, नदी आदि से सीपों को इकट्ठा करना होता है या फिर इन्हें खरीदा भी जा सकता है। फिर सीप को बंद कर दिया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। रोजाना इनका निरीक्षण करें और मृत सीपों को हटा लें। फिर इन सीपों को तालाबों में डालें। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैग में रखकर 2 सीप प्रति बैग बांस या पीवीसी की पाइप से लटकाएं और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दें। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ नाभिक के चारों ओर जमने लगता है, जो आखिर में मोती का रूप ले लेता है। लगभग 8 से 10 महीने बाद सीप को चीरकर मोती निकाल लें। किसानों, बेरोजगारों, छात्र छात्राओं के लिए मीठे पानी में मोती की खेती करना फायदेमंद साबित हो सकता है। ये था आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और अहम जानकारियां लेकर। तब तक के लिए आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। किसान, बदलते भारत की शान।